हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग अड्डा प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस सेशन में करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखने वाले हैं, जो कि 6 जनवरी से लेकर के 12 जनवरी 2025 के बीच के अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस सेशन से काफी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और इस वीडियो में 6 जनवरी से लेकर के 12 जनवरी 2025 के बीच जितने भी करंट अफेयर्स के अपडेट्स हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग वन बाय वन चीजों को, सारे स्लाइड्स को कंप्लीट करते हैं। देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स जो है बनाए गए हैं, और सारे स्लाइड्स में काफी बेहतरीन अपडेट्स, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस को जोड़ा गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देख सकते हैं पहला है, भारत पोल लॉन्च किया गया अमित शाह जी के द्वारा। अमित शाह जी के द्वारा भारत पोल लॉन्च किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह 7 जनवरी 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया गया। यहाँ से 2-3 चीजें याद रखने योग्य है। भारत पोल जो पोर्टल है उसका लॉन्च जो किया गया है, किसके द्वारा किया गया? अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। और ये जो पोर्टल है किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये जो है केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के द्वारा किया गया। तो यहाँ से 2 बातें आप जरूर याद रखेंगे। और इसकी जो उद्घाटन की गई है, लॉन्च जो की गई है पोर्टल को 7 जनवरी 2025 को की गई है। और किस जगह पे की गई है? भारत मंडपम नई दिल्ली में इसकी जो है लॉन्च की गई है, शुभारंभ की गई है। यह पोर्टल अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहायता को वास्तविक समय में सुविधा प्रदान करेगा और भारत के ट्रांसनेशनल अपराधों से निपटने के प्रयासों को मजबूत करेगा। ये जो है इसका, इस पोर्टल का यानी भारत पोल जो है, इसका जो मेन उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहायता को वास्तविक समय में सुविधा प्रदान करना और भारत के ट्रांसनेशनल अपराधों से निपटने के प्रयासों को मजबूत करना। आगे बात करते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किए गए लियोन मेसी। लियोन मेसी अर्जेंटीना पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान और अब तक के महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक को संयुक्त राज्य अमेरिका को सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है। तो याद रखेंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति पदक से ग्रेट फुटबॉलर लियोन मेसी को सम्मानित किया गया है, और इसे जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। ये जो सम्मान है ये अमेरिका का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कि अमेरिकी ग्रेट फुटबॉलर लियोन मेसी को दिया गया है, सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उनके शानदार करियर में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जिसे वह यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बन गए। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है ऐसे बनाए जा सकते हैं कि अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित पाने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन है? तो वो है लियोन मेसी, जो कि आप इस चित्र में जो है उनका फोटो देख रहे होंगे। आगे चलिए बढ़ते हैं। अगला है, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस्तीफे देने की घोषणा की है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है, जिससे उनका लगभग 1 दशक का शासन समाप्त हो गया। उन्होंने पार्टी की आंतरिक मतभेदों और घटते जनसमर्थन के कारण यह निर्णय लिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जो थे वो इस्तीफा देने की घोषणा की है, और इसके जो मेन वजह है पार्टी के आंतरिक मतभेद और घटते जनसमर्थन के कारण यह निर्णय लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। 4 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। याद रखेंगे, पीएम मोदी ग्रामीण भारत महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया है।
और ये कब किया गया है? ये जो है 4 जनवरी 2025 को किया गया है। कहाँ पे? नई दिल्ली का एक जगह है, भारत मंडपम में, है ना। तो ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का जो उद्घाटन किया गया है 4 जनवरी 2025 को माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। इस महोत्सव का आयोजन वित्तीय सेवा विभाग और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा किया गया है। ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे ये लाइन कि ग्रामीण भारत महोत्सव जो है इसका आयोजन वित्तीय सेवा विभाग और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा किया गया है। और इस ग्रामीण भारत महोत्सव का जो प्रमुख उद्देश्य है ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और ग्रामीण समुदायों में नवाचार को प्रोत्साहित करना। ये जो है प्रमुख उद्देश्य है ग्रामीण भारत महोत्सव का। आगे बढ़ते हैं, अगला है वर्ल्ड वार ऑर्फन्स डे। विश्व युद्ध अनाथ दिवस प्रत्येक वर्ष 6 जनवरी को मनाया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, विश्व अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल 6 जनवरी को दुनिया युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाती है, ताकि युद्ध और हिंसा के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की कठिनाइयों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। यह दिन लाखों युद्ध अनाथों द्वारा झेली जाने वाली कठिन परिस्थितियों की याद दिलाता है और उनके कल्याण के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता को उजागर करता है। तो आप लोगों को बेसिकली याद रखना है विश्व युद्ध अनाथ दिवस, है ना। विश्व युद्ध अनाथ दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 6 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए कौन? अजीमुल हक को। अजीमुल हक जी को, जो कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, अजीमुल हक जी को दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने आईएएस अधिकारी अजीमुल हक को दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ के रूप में नियुक्त की मंजूरी दे दी है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अब सीईओ के रूप में कौन देखने को मिलेंगे आपको? अजीमुल हक देखने को मिलेंगे, और जो कि आप स्क्रीन में जो है चित्र देख रहे होंगे। आगे बात करते हैं, अगला है ओडिशा सरकार द्वारा राष्ट्रीय खो खो टीम को 15 करोड़ की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। ओडिशा सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए 15 करोड़ की महत्वपूर्ण 3 वर्षीय परियोजना योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य खेल की प्रतिष्ठा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। तो ओडिशा सरकार का एक महत्वपूर्ण पहल है, राष्ट्रीय खो खो टीम को 15 करोड़ की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। और इसका जो मेन उद्देश्य है, मेन पर्पस जो है कि खेल प्रतिष्ठा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा मिल सके, प्रमोट मिल सके, इसीलिए ओडिशा सरकार ने ये कदम उठाया है और राष्ट्रीय खो खो टीम को 15 करोड़ की सहायता राशि देने की जो है घोषणा कर दी है। अगला है पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। तो याद रखेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। पलाश बिल्ली जो है, जो कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, पलाश बिल्ली का जो चित्र है इस तरीके का है। तो पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक जो साक्ष्य है, एविडेंस है, वो हिमाचल प्रदेश में मिल चुका है। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में एक महत्वपूर्ण खोज हुई है, जिसमें पलाश की बिल्ली, जिसका साइंटिफिक नाम है ओटोकोलोबस मैनुअल, की पहली फोटोग्राफिक साक्ष्य प्राप्त हो गई है। यह चित्र किन्नौर क्षेत्र में बर्फीले तेंदुओं के सर्वे के दौरान खींची गई थी, जो भारत में इस दुर्लभ बिल्लियों की प्रजाति का उपस्थिति और वितरण पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। शारीरिक विशेषता की अगर बात किया जाए, जो पलाश की जो बिल्ली है, जिसका साइंटिफिक नेम ओटोकोलोबस मैनुअल है, इसकी जो शारीरिक विशेषता की बात किया जाए तो पलाश की बिल्ली एक छोटी एकाकी बिल्ली है, जो अपने घने चांदी जैसे भूरे फर, चपटी चेहरे और गोल कानों के लिए जानी जाती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसके जो चेहरे पे जो कान है वो बिल्कुल गोल आकार के दिख रहे हैं। तो ये जो है पलाश बिल्ली की शारीरिक विशेषताएं हैं।
चांदी जैसे जो है भूरे फर होते हैं, चपटी चेहरे होती है और गोल कानों के लिए ये पलाश बिल्ली जानी जाती है। और ये जो है हिमाचल प्रदेश में पाई गई है। इसका जो है फोटोग्राफिक साक्ष्य प्राप्त हो चुका है और इसका साइंटिफिक नाम भी याद रखेंगे, ओटोकोलोबस मैनुअल है। आगे बात करते हैं मीरा भाईंदर नगर निगम जी के द्वारा जो है फराल सखी पहल शुरू किया गया है ना। फराल सखी पहल शुरू किसके द्वारा किया गया है? मीरा भाईंदर नगर निगम यानी MBMC के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, पहल की गई है। मियां भाईंदर नगर निगम के नीति आयोग के महिला उद्यमशीलता मंच के साथ मिलकर महिला उद्यमियों को प्रारंभिक स्नेह उत्पादन में सशक्त बनाने के लिए पराल सखी पहल शुरू की गई है। तो एक लाइन में अगर इस योजना, ये जो पहल की गई है पराल सखी योजना, इसका जो मेन उद्देश्य है कि स्नेक उत्पादन, जो स्नेक्स होते हैं ना, जो खाते हैं हम लोग, तो स्नेक्स प्रोडक्शन में जो है प्रमोशन मिल सके, सशक्त बनाया जा सके, इसलिए जो है MBMC यानी मीरा भाईंदर नगर निगम के द्वारा पराल सखी की पहल शुरू की गई है। और इसका जो मेन उद्देश्य, मेन पर्पस है, प्रारंभिक उद्देश्य है स्नेक उत्पादक में सशक्त बनाना। पराल सखी पहले के तहत प्रारंभिक त्योहार स्नेक्स, जिन्हें पराल कहा जाता है, के उत्पादन में महिलाओं को व्यापक प्रशिक्षण और सहयोग प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन बना कौन? जम्मू। 6 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन किया, जो उत्तरी रेलवे जोन का 69वां डिवीजन बना। तो याद रखेंगे, भारतीय रेल का जो उत्तरी रेलवे जोन जो है उसका 69वां डिवीजन बन गया। कौन? जम्मू। और इसका जो उद्घाटन कौन किया है? 6 जनवरी 2025 को माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वर्चुअली जो है जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन किया है। यहाँ पे मेन जो इम्पोर्टेंट है बात याद रखने योग, वो कि भारतीय रेलवे का जो 69वां डिवीजन जो जोन था वो कौन बना? वो जम्मू बना। इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य भारत के उत्तरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ाना और सामाजिक आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित करना। ये जो महत्वपूर्ण पहल था, जम्मू को भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन जोन बनाने का जो प्रमुख उद्देश्य था, वो था कि उत्तरी भारत के जो उत्तरी क्षेत्र हैं उसमें रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ाना और सामाजिक आर्थिक विकास को भी आगे बढ़ाना, प्रोत्साहित करना, इसका मेन उद्देश्य था। आगे बात करते हैं, तमिलनाडु में 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन शुरू। तो जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु का एक बहुत प्रमुख त्योहार है। तमिलनाडु में 2025 के पहले जल्लीकट्टू आयोजन का जो है आयोजन 4 जनवरी को पुडुकोट्टी जिले के गंधर्वा कोटई तालुक के थाचुकुची गांव में हुआ है। यह प्रारंभिक बैल परामर्श कार्यक्रम पोंगल उत्सव और राज्य में जल्लीकट्टू सीजन की शुरुआत का प्रतीक है, जैसा कि आप जो है स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। जल्लीकट्टू पोंगल जो है तमिल फसल उत्सव के दौरान मनाए जाने वाला प्राचीन परंपरा है। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखेंगे। जल्लीकट्टू पोंगल जो है ये तमिल फसल उत्सव के दौरान मनाए जाने वाला सबसे प्राचीन क्या है? परंपरा है। ये बात काफी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, खो खो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का शुभांकरण अनावर हुआ। शुभांकर का मतलब होता है लोगो, तो होता है लोगो जो आप लोग देखते होंगे ना, झारखंड का जो लोगो होता है और भी अन्य चीजों का जो लोगो बनाया जाता है। तो खो खो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी और शुभंकर का अनावरण जो है हो चुका है। खो खो विश्व कप 2025 के लिए
खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ही हाल में ट्रॉफियों और शुभंकरण का अनावरण किया है। यह ऐतिहासिक टूर्नामेंट 13 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित होगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, अपडेट याद रखेंगे। खो खो विश्व कप 2025 जो है ये कब से कब आयोजित की जाएगी? 13 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी 2025 के बीच में आयोजन किया जाएगा। और ये कहाँ पे खेला जाएगा? ये जो है आपके नई दिल्ली जो है दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जो है इसका आयोजित किया जाना है और ये 13 से लेकर के 19 जनवरी 2025 तक चलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड करेगा। ये काफी ऐतिहासिक होने वाला है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो मेजबानी करेगा वो उत्तराखंड के द्वारा किया जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी पहली बार उत्तराखंड द्वारा की जाएगी, जो राज्य के खेल इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। तो आपको यहाँ से अपडेट याद रखना है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो मेजबानी करने वाला है वो उत्तराखंड करने वाला है ना, उत्तराखंड करने वाला है। और ये राज्य के खेल इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना होने वाली, क्योंकि उत्तराखंड द्वारा जो है यह पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने वाला है। खेलों की मशाल, जिसे तेजस्विनी नाम दिया गया है, इसने राज्य भर में अपनी यात्रा शुरू कर दी है खेलों को लेकर उत्साह और जागरूकता फैलाने के लिए। खेलों की जो मशाल है जिसे क्या कहा गया? तेजस्विनी नाम रखा गया है और इसे जो है राज्य भर में यात्रा शुरू कर दी है ताकि खेलों के लेकर के उत्साह और जागरूकता ज्यादा से ज्यादा फैल सके। आगे बात करते हैं। भारत को पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय मिला। जनरेशन बीटा बेबी बॉय किसे कहा जाता है? वैसे बच्चे जो 2025 से लेकर के 2039 के बीच में जो भी बच्चे पैदा होंगे वो जनरेशन बीटा बेबी के अंतर्गत जो है कंसीडर किए जाएंगे। 2025 से लेकर के 2039 के बीच जो बच्चे पैदा होंगे उसे जनरेशन बीटा के कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। तो भारत को जो है पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय मिल चुका है। 2025 के आगमन के साथ दुनिया ने जनरेशन बीटा का स्वागत किया और भारत को इस पीढ़ी का पहला बच्चा नए साल के दिन 1 जनवरी को मिजोरम के आइजोल में मिला। तो काफी महत्वपूर्ण जो है लाइनें पढ़ी जा रही है। यहाँ पे आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत को पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय जो है वो कब मिला और कहाँ पे मिला? तो 1 जनवरी को मिजोरम के आइजोल में मिला। ये बात आप याद रखेंगे। इस बच्चे का नाम फ्रैंकी रेमरू 8 डीका जादेंग है और ये जो जनरेशन बीटा बेबी जो बॉय मिला है भारत को पहला, उसका जो नाम है फ्रैंकी रेमरुआ 8 डीका जादेंग है, जिसे भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे के रूप में मान्यता दी गई है। फ्रैंकी का जन्म 1 जनवरी 2025 को रात के 12:03 पर हुआ है और कहां पे हुआ है? सिनोड अस्पताल डटलाम आइजोल में हुआ है। और इसका जो वजन है, इसका जो वजन था, स्वस्थ नवजात का वजन 3 किलो 12 ग्राम के किलोग्राम से थोड़ा अधिक था। ये जो बच्चा था तो बर्थ के टाइम 3 किलो 12 ग्राम से थोड़ा सा क्या था? अधिक था। फ्रैंकी राम जिरमावी और जेंडी रेमरू 8 सांगा के बेटे हैं। ये जो फ्रैंकी है, ठीक है, ये जो बच्चा जो आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे, जो आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, इनके जो पिता और माता का जो नाम है वो क्या है? राम जिरमावी और जेडी रेमरू 8 सांगा है। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि भारत को पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय मिल चुका है और ये 1 जनवरी को मिजोरम के आइजोल में मिला है और इसका नाम भी महत्वपूर्ण है। नाम को भी आप जो है याद जरूर रखेंगे। इनका नाम जो है ये रखा गया है जो कि आप लोग
आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। और इनके माता पिता का भी नाम जो है आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया किसे? हनोई को। हनोई जो शहर है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। हनोई वियतनाम की राजधानी है। हनोई जो है यहाँ से याद रखेंगे, हनोई वियतनाम की राजधानी है और इसे ही हाल में दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर के रूप में माना गया है, घोषित किया गया है। इसकी जो है प्रदूषण स्तर की अगर हम बात किया जाए तो PM 2.5 का स्तर 266 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया है। ये जो है इसका पॉपुलेशन रेट है, पॉपुलेशन लेवल है जो कि देख सकते हैं। तो याद रखना आप लोगों को कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर हनोई को घोषित किया गया है और हनोई जो है वियतनाम की राजधानी है। और ये जो स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा है यही जो है हनोई शहर है जो कि वियतनाम की राजधानी है। देख सकते होंगे यहाँ पे व्हाइट फोग की तरह दिख रहा है। तो ये क्या है? पॉपुलेशन, सॉरी पॉपुलेशन नहीं, पॉल्यूशन, माफ करेंगे पॉपुलेशन लिखा गया है, या अगर हम पॉपुलेशन बोले होंगे तो यहाँ पे पॉल्यूशन होगा ना, पॉल्यूशन। आगे बात करते हैं। भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बना। ये तो काफी अच्छी खुशी की बात है, प्राउड की बात है कि भारत जो है दुनिया का तीसरा यानी थर्ड सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन चुका है। भारत के पास अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। भारत में मेट्रो रेल नेटवर्क 1000 किलोमीटर तक बढ़ गया है। भारत में मेट्रो रेल की जो नेटवर्क है लगभग जो है 1000 किलोमीटर तक बढ़ चुका है। इतने बड़े नेटवर्क के साथ भारत अब चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। इससे पहले जो है पहले नंबर पे कौन है? चीन है और दूसरे नंबर पे अमेरिका है और तीसरे नंबर पे कौन आ गया? तीसरे नंबर पे हमारा भारत आ गया, इंडिया आ गया। तो ये याद रखेंगे, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन चुका है। आगे बात करते हैं। भारत के परमाणु कार्यक्रम के वास्तुकार राजगोपाल चिदम्बरम का निधन हो गया। ये तो भारत के लिए काफी जो है क्षति माना जाएगा कि भारत के जो परमाणु कार्यक्रम के वास्तुकार थे राजगोपाल चिदम्बरम जी, उसका निधन हो चुका है। तो डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक प्रमुख हस्ती थे और इनका जो निधन है 4 जनवरी 2025 को मुंबई के जसलोक अस्पताल में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो यहाँ पे डेट याद रखना है, 4 जनवरी 2025 को डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम जो कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक प्रमुख हस्ती थे, महान हस्ती माने जाते थे, उनका निधन 4 जनवरी 2025 को हो चुका है और इनकी जो निधन हुई 88 साल की उम्र में हो गया और मुंबई के जसलोक अस्पताल में इसकी मृत्यु हो गई। आगे बात करते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस जिसे अनिवासी भारतीय दिवस भी कहा जाता है, याद रखेंगे, प्रवासी भारतीय दिवस जिसे अनिवासी भारतीय दिवस भी कहा जाता है, ये हर साल 9 जनवरी को भारत में भारतीय प्रवासी समुदाय के सम्मान और उनके साथ जुड़ने के लिए मनाया जाता है। यह महत्वपूर्ण अवसर भारत और उसके प्रवासी नागरिकों के बीच संबंध को मजबूत करने और राष्ट्र के विकास के लिए उनकी विशेषता और संसाधनों का लाभ उठाने के लक्ष्य से रखा जाता है। तो बेसिकली आप लोगों को ये बात याद रखना है कि प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है और प्रवासी भारतीय दिवस को अनिवासी भारतीय दिवस के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे प्रवासी भारतीय दिवस ना पूछ करके अनिवासी भारतीय दिवस अगर पूछ लिया जाए तो ये भी जो है प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है।
और ये जो है भारतीय प्रवासी समुदाय के सम्मान और उनके साथ जुड़ने के लिए जो है मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, अगला अपडेट है वी नारायण को इसरो के नए प्रमुख बनाए गए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम लोग इसरो के नाम से जानते हैं, तो इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में वी नारायण को बनाए गए हैं। याद रखेंगे। अब इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। इसकी जानकारी केंद्र सरकार ने दी है। वी नारायण इसरो के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर एस सोमनाथ की जगह लेंगे। वी नारायण अंतरिक्ष विभाग के सचिव का भी कार्यभार संभालेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, यही जो है महान हस्ती जिनका नाम वी नारायण है, ये जो है इसरो के प्रमुख होंगे, नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। और इसकी जो जानकारी केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है। और ये जो है आंतरिक विभाग के सचिव का भी काम जो है संभालेंगे। और वी नारायण जो है किसके जगह पे आए हैं? डॉक्टर एस सोमनाथ की जगह लेंगे। ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति के आदेश के अनुसार वी नारायण 14 जनवरी को वर्तमान इसरो प्रमुख एक सोमनाथ के स्थान पर पद ग्रहण लेंगे। तो कब से ये जो है अपना पद ग्रहण करने वाले हैं? 14 जनवरी 2025 से ये इसरो के प्रमुख बन जाएंगे, अध्यक्ष कहलाएंगे। और साथ ही साथ जो है अंतरिक्ष विभाग के सचिव का भी काम संभालेंगे। आगे बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हरित हाइड्रोजन हब का उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के पुदीमड़क्का में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहले हरित हाइड्रोजन हब का उद्घाटन करेंगे। ये लाइन काफी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरित हाइड्रोजन हब का उद्घाटन करेंगे। और ये जो है कहां पे करेंगे? आंध्र प्रदेश के पुदीमड़क्का में करेंगे। और ये जो है हरित हाइड्रोजन हब का पहला हरित हाइड्रोजन हब का उद्घाटन करेंगे। पुदीमड़क्का में ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना का मूल्य 1.85 लाख करोड़ है और यह राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का एक हिस्सा है। तो ये जो ग्रीन हाइड्रोजन हब की जो परियोजना है, प्रोजेक्ट है, ये कितना इसका मूल्य है? तो 1.85 लाख करोड़ रुपए की ये परियोजना है, जिसकी जो है उद्घाटन करेंगे नरेंद्र मोदी जी। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। जो ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना जो है, इसका जो उद्देश्य है, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा को बढ़ावा देना। चलिए आगे बात करते हैं। बहादुर सिंह सागू जी को AFI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। AFI के नए अध्यक्ष के रूप में बहादुर सिंह साहू जी को चुना गया है, जो कि आप जो स्क्रीन में देख सकते हैं। एशिया गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता और पद्मश्री से सम्मानित बहादुर सिंह साहू को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी AFI के नए अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया है। बहादुर सिंह साहू जो है, ये स्वर्ण पदक विजेता भी हैं, गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, ठीक है। और इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। तो याद रखेंगे, बहादुर सिंह साहू जी को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया है। उनका चुनाव चंडीगढ़ में आयोजित दो दिवसीय वार्षिक आम बैठक के दौरान हुआ है। शॉर्ट पुट में 2002 एशियन गेम्स में स्वर्ण जीतने वाले सागू ने AFI के 3 बार लगातार अध्यक्ष रहे आदिले सुमरीवाला का स्थान लिया, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो ये जो है
शॉर्ट पुल 2002 में जो एशियन गेम थे उसमें गोल्ड मेडल जीतने का भी काम किए हैं, और साथ ही साथ जो इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए हैं। अगला है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा अखिल भारतीय योजना की घोषणा की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश भर में ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए एक अखिल भारतीय योजना की घोषणा की गई है। केंद्रीय मंत्री जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं, उनके द्वारा जो है ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जा सके, ठीक है, ड्राइवरों को जो है ट्रेनिंग दिया जा सके, इसके लिए संस्थान स्थापित करने के इरादे से उद्देश्य से अखिल भारतीय योजना की शुरुआत करेंगे, इसकी घोषणा कर दी है। इस योजना में ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थान और स्वचालित प्रशिक्षण स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन शामिल है। देश में कुशल ड्राइवरों की कमी को दूर करने पर ध्यान जो है इस योजना के तहत केंद्रित किया जा रहा है। आगे बात करते हैं, संजीव कुमार शर्मा जी को सिग्नेचर ग्लोबल लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। याद रखेंगे, संजीव कुमार शर्मा जी को सिग्नेचर ग्लोबल लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। संजीव कुमार शर्मा को 7 जनवरी 2025 से प्रभावी सिग्नेचर ग्लोबल लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे कब से किया गया है, 7 जनवरी 2025 से जो है प्रभावी रूप से सिग्नेचर ग्लोबल लिमिटेड के जो है मुख्य CFO के रूप में नियुक्त किए गए हैं संजीव कुमार शर्मा जी। आगे बात करते हैं, नितिन गडकरी जी के द्वारा कैशलेस उपचार योजना की शुरुआत जो है की गई। नितिन गडकरी जी के द्वारा कैशलेस उपचार की योजना की शुरू। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटना के इलाज में 7 दिनों के लिए 1.5 लाख रुपए तक के खर्च को कवर करने के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की गई है। तो ये काफी अच्छा पहल है हमारे माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा, और इनके द्वारा कैशलेस उपचार की योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का जो मेन उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटना के इलाज में 7 दिनों के लिए 1.5 लाख रुपए तक के खर्च को कवर करने के लिए जो है कैशलेस उपचार की योजना शुरू की गई है। इसके लिए जो है काफी इनका नाम लिया जाएगा, काफी अच्छा पहल है। आगे देखते हैं, कैशलेस ट्रीटमेंट योजना के तहत दुर्घटना पीड़ितों के इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाती है यदि पुलिस को 24 घंटे के भीतर सूचित किया जाए। तो अगर 24 घंटे के भीतर अगर पुलिस को सूचित किया जाता है तो सड़क दुर्घटना के तहत जो भी पीड़ित है उसके इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना में हिट एंड रन मामलों में पीड़ित परिवारों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने के भी प्रावधान है। और ये जो योजना है, इस योजना के तहत अगर हिट एंड रन मामले में पीड़ित परिवारों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी प्रावधान की गई है। ये काफी अच्छा योजना है, काफी अच्छा पहल है नितिन गडकरी जी के द्वारा कैशलेस उपचार योजना की जो शुरुआत किए हैं। आगे बात करते हैं, असम सरकार के द्वारा राज्य व्यापी मूल्यांकन गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ किया गया। देख सकते होंगे असम की ये जो है सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने राज्य व्यापी मूल्यांकन गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ किया है। असम सरकार ने सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए राज्य व्यापी मूल्यांकन गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ किया गया है। तो ये जो राज्य व्यापी मूल्यांकन गुणोत्सव है, इसका जो मेन उद्देश्य है, जो मेन पर्पस है कि असम में जो सरकारी स्कूलों में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उसके प्रदर्शन को मूल्यांकन करने के पर्पस से उद्देश्य से इस योजना की शुभारंभ किया गया है, ताकि सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं असम के,
उन विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जा सके। अगला है प्रणब मुखर्जी स्मारक दिल्ली के राजघाट पर बनेगा। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्मृति में नई दिल्ली के राजघाट परिसर में स्थित राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह भी काफी अच्छा पहल है, किसी को ट्रिब्यूट देने के लिए, किसी को सम्मान देने के लिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण है। तो हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उनकी याद के लिए, उनके सम्मान के लिए दिल्ली के राजघाट पर जो है उनका एक स्मारक बनेगा, इसकी निर्णय ली गई है। मुखर्जी जो 31 अगस्त 2020 को दिवंगत हुए, एक अनुभवी कांग्रेस नेता और भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। ये जो है प्रणब मुखर्जी अनुभवी कांग्रेसी नेता थे और ये भारत के 13वें राष्ट्रपति भी थे। उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति इस अप्रत्याशित कदम के लिए आभार व्यक्त किया है। आगे बात करते हैं, त्रिपुरा में बैंडेड रॉयल तितली की खोज हुई। बैंडेड रॉयल तितली की जो है खोज की गई है, कहां पे? त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा में बैंडेड रॉयल तितली, जिनका साइंटिफिक नाम है, साइंटिफिक नेम क्या है? रचना जलिंद्रा इंदिरा। इसकी हाल ही में खोज ने राज्य की जैव विविधता के दस्तावेजीकरण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तो याद रखेंगे आप लोग, त्रिपुरा में बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे। यही जो है क्या है? बैंडेड रॉयल तितली है, जिसकी खोज त्रिपुरा में की गई है। इस दुर्लभ प्रजाति पहली बार सेपा हिजला वन्यजीव अभयारण्य में देखी गई, जो अपनी समृद्ध वनस्पतियों और जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे याद रखना है, बैंडेड रॉयल तितली जो है इसकी खोज कहाँ पे की गई है? तो त्रिपुरा में की गई है। ये लाइन आप जरूर याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, अगला है माइक्रोसॉफ्ट भारत के साथ एआई सहयोग को बढ़ाया। माइक्रोसॉफ्ट जो सत्या नडेला के नेतृत्व में है, इन्होंने भारतीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख कंपनियों के साथ कई रणनीतिक साझेदारियों की घोषणा कर दी है। इन सहयोग का उद्देश्य भारत में कृत्रिम बुद्धिमान एआई को बढ़ावा देना और इसका विकास तेज करना है, इसका मेन उद्देश्य। अगला है ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई, अब सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध। ई श्रम पोर्टल जो है अब 22 अनुसूचित भाषाओं में भी उपलब्ध है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने ई श्रम पोर्टल पर बहुभाषी सुविधा का शुभारंभ किया है और लगभग 22 अनुसूचित भाषाओं में ये जो है पोर्टल अब उपलब्ध है, जिनका नाम है ई श्रम पोर्टल। इसका मकसद असंगठित श्रमिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं तक सुगम पहुंच प्रदान करना, इसका जो है मेन उद्देश्य है। श्रम मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक अब यह पोर्टल सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध होगा। यह कदम ई श्रम को वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाने के सरकार विजन के अनुरूप है। तो यह कदम जो है ई श्रम को वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाने के सरकार विजन के अनुरूप जो है, इसीलिए जो है अब इस पोर्टल को लगभग 22 अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। आगे बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के संबंध में। तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारतीय टीम की जो है घोषणा हो चुकी है। आगामी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का 9वां संस्करण है। आगामी चैंपियंस ट्रॉफी जो है 2025 में जो होने वाला है, ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का कौन सा संस्करण है? तो 9वां संस्करण है, ये बात आप याद रखेंगे। जिसमें 8 टीमें राउंड रॉबिन प्रारूप में मुकाबला करेंगी और इसमें जो है टोटल 8 टीमें भाग लेने वाली हैं। यह टूर्नामेंट पाकिस्तान की मेजबानी में आयोजित होगा, जिसे अक्सर
कॉर्नर टाइगर्स के रूप में जाना जाता है। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो होने वाला है, इसकी जो मेजबानी करेगा ये पाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा। टूर्नामेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक आयोजित किया जाएगा और 10 मार्च को फाइनल के लिए रिजर्व डे रखा गया है। तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है ये 19 फरवरी से लेकर के 9 मार्च तक खेला जाएगा और फिर 10 मार्च को फाइनल डे के रूप में रिजर्व रखा गया है। और इसकी जो मेजबानी करेगा इस बार पाकिस्तान करेगा। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है ये जो 2025 है, ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का 9वां संस्करण है, याद रखेंगे ये भी बात। आगे बात करते हैं, भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2024-25 में 6.4% रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि दर को 6.4% रहने का अनुमान लगाया है, जो 2023-24 में दर्ज 8.2% की वृद्धि दर से कम है। वहीं पे अगर 2023-24 की बात किया जाए, 2023-24 में जो जीडीपी ग्रोथ रेट था उसका जो अनुमान लगाया गया था 8.2 है। और वहीं पे 24-25 की बात किया जाए तो 24-25 में जो जीडीपी वृद्धि रेट जो रहने वाली है जिसका अनुमान लगाया गया है वो 6.4% है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है डिक्रीमेंट होने की चांसेस है। 2024-25 के जो वित्तीय वर्ष है 24-25 इसके लिए जो जीडीपी रेट है 6.4% है और ये घटता हुआ जो है अनुमान लगाया गया है। कृषि और संबंध क्षेत्र 2024-25 में 3.8% की वृद्धि दर का अनुमान है, जो 2023-24 में 1.4% की वृद्धि से काफी बेहतर है। अगर वहीं पे कृषि और संबंध क्षेत्र की बात किया जाए तो 2024-25 में लगभग जो है 3.8% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। और अगर वहीं पे हम बात करें कृषि और संबंध क्षेत्र में 2023 और 24 में जो ग्रोथ रेट था वो कितना था 1.4% था, लेकिन अब ये बढ़ करके जो है 3.8% का अनुमान लगाया गया है। तो ये काफी अच्छा बात है, अच्छा संकेत है। चलिए आगे बात करते हैं, एनडीडीबी के बायोगैस उद्यम में सुजुकी का निवेश होगा। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जिसे एनडीडीबी के द्वारा एनडीबी के नाम से जाना जाता है, तो इसके द्वारा विकसित बायोगैस वेंचर मिर्दा लिमिटेड में 26% हिस्सेदारी हासिल करने का निर्णय लिया गया। कितना परसेंट? याद रखेंगे 20%, 26% हिस्सेदारी हासिल करने का निर्णय लिया गया है। यह कदम कंपनी को वैकल्पिक ईंधन स्रोतों और स्थिरता की दिशा में प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस परियोजना की कुल इक्विटी पूंजी 34 करोड़ रुपए है। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट अपडेट थे 9 जनवरी से लेकर के 6 जनवरी से लेकर के 12 जनवरी के बीच बन सकते थे, उसको हम लोगों ने देखा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ कल सुबह के 8 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे।